मैं डॉक्टर संजीव कुमार हूँ। मैं एमएलए हूँ परबत्ता खगड़िया से। बिहार में है एक खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, कंस्टिट्यूंसी का नाम है परबत्ता, वहाँ से मैं एमएलए हूँ। और मैं बॉम्बे से ही एमबीबीएस किया हूँ। केईएम हॉस्पिटल है, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आया और जेडीयू से मैं एमएलए हूँ बिहार से। मेरा कंस्टिट्यूंसी है ये 3 तरफ से गंगा नदी से घिरा हुआ है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंजेज है कंस्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट में कि हर साल बाढ़ आता है, तो उससे हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, हमारे लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो वो चैलेंजेज हर साल हमें फेस करना पड़ता है। इनफैक्ट पूरे बिहार को, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ बिहार को ये फेस करना पड़ता है। लेकिन हमारा जो है वो स्पेशली वहाँ पे 4-5 पंचायत जो हैं पूरी तरह डूब जाते हैं और बहुत लोग बेघर हो जाते हैं। लेकिन पिछले 15 साल से हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में चल रही है, तो बहुत अच्छा काम करती है फ्लड रिलीफ के दौरान। ये नेचुरल कैलेमिटी है, इसको रोका नहीं जा सकता, और लेकिन कंट्रोल हम उसके बाद हम लोग जितना हो सकता है, सबके खाने का व्यवस्था, सबका अलग से प्रवास 1-1.5 महीने तक सरकार करती है। बड़ा मेजर चैलेंज है। रोड टूट जाता है, फिर रोड बनाइए, तो हर साल ये सब होता रहता है हमारे कंस्टिट्यूंसी में। तो ये है हमारा कंस्टिट्यूंसी के बारे में मैं आपको बताया। ओवरऑल हमारा कंस्टिट्यूंसी अच्छा है। वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, आपको नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ पे ITI कॉलेज है, बाकी डिग्री कॉलेजेस भी हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ, 100 बेडेड एक हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल है इनफैक्ट। और अभी मैं बियाडा को लग करके 100 एकर्स ज़मीन को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मैं ट्रांसफ़र करवाया हूँ अभी उद्योग विभाग को। तो उम्मीद है कि आत्मनिर्भर परबत्ता बनेगा, इसमें मैं लगा हुआ हूँ। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है। अभी तक मैं नहीं सुना था ऐसा कॉन्फ्रेंस कभी एमएलए का हुआ था। एक तो एमएलएज आपस में एक दूसरे को जानेंगे और क्या फेस करते हैं वो समझेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो फेस कर रहा है पूरे इंडिया में, हम लोग लॉ मेकर हैं, एमएलए हो चाहे एमपी। कहने के तो लॉ मेकर हैं, लेकिन कोई भी लॉ किसी एमएलए से पूछ के नहीं बनाया जा रहा है, जो कि बहुत दुखद है। एमएलए जनता की आवाज़ होती है, एमएलए जनता की आवाज़ हैं, और 5 साल के लिए उनको वक्त दिया जाता है कि जनता की समस्या को रखें। लॉ बनाते हैं आईएएस, हर स्टेट का जो दुखद है ये, वो किसी लॉ बनाने के पहले किसी एमएलए से डिस्कस ना कोई मुख्यमंत्री करते हैं ना कोई मिनिस्टर करता है। बिहार की बात नहीं, पूरे भारत की मैं बात करूँ, जितने एमएलए से मेरी बात होती है, तो ये बहुत ही दुखद पहलू है। कहने का तो जनता हमसे उम्मीद करती है। ऐसा होना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि एमएलए जो काम कहें, अगर वो सही काम है, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ फुलफिल कर रहा है, तो उस काम को इम्प्लीमेंट करना नेसेसिटी होना चाहिए इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी का, आईएएस का, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। लेकिन वैसा होता नहीं है। तो ये सिस्टम को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। बदलने की बात नहीं है, एमएलए को वास्ट पावर है, मतलब इसको ठीक करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट इसको होना चाहिए। पूरे भारत के लोग, मैं बहुत सारे एमएलए से मिला अलग स्टेट से, तो सब इस बात को लेके हैं। इनफैक्ट आई कैन से अबाउट मिनिस्टर्स ऑल्सो कि कल क्या कैबिनेट में होने वाला है, दे डोंट नो। बस उनको शाम में जाएगा, वो प्रधान सचिव जाएंगे, साइन करा करके और उसको करवा देते हैं। ऑल ऑफ ए सडन ऑब्जेक्ट कर नहीं सकते हैं। रूल ऐसा है कि अब एमएलएज का वैल्यू ना कोई सीएम देते हैं ना कोई उनके नेता देते हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं कि भाई आप क्या कर पाइएगा 10 एमएलए मिलके भी, 20 एमएलए मिलके। तो जेन्युइन चीज़ भी इससे नहीं हो पा रहा है। और जनता का जो एक्चुअल समस्या है, देखिए आईएएस सब जो हैं, सब आईएएस, लेकिन 70% मैं कह सकता हूँ आईएएस, वो सब टाइम पास करते हैं, दूसरे कैडर के आते हैं। उनको जितना फीलिंग एक एमएलएस को होगा, एक जनप्रतिनिधि को होगा, चाहे एमपी को होगा, अपने जन्मभूमि के प्रति, बिहार के प्रति, या जिस स्टेट के जो हैं, उतना फीलिंग ब्यूरोक्रेट्स को नहीं होता है। वो जस्ट अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपना काम करते हैं।
और जनता की समस्या को दूर करने में ज़्यादा वो रूटीन वर्क खाली करते हैं वो, जिसके कारण आज बिहार का डेवलपमेंट जितना होना चाहिए, आज देखेंगे कि 1954 में जो था बिहार इंडिया का सबसे डेवलप्ड स्टेट में आता था और आज के दिन में सबसे पीछे है। क्यों? सोचने वाली बात है ये। तो बहुत सारा इशू है, उस पर हम लोग को मिलजुल करके बैठ करके बात करना पड़ेगा, एमएलएस को भी इस बातों पे। और जो वाजपेयी जी आदरणीय, जब से ये लॉ लाए कि 2/3 होगा तभी पार्टी टूट सकता है, इससे और एमएलएस चाहे एमपीज का वैल्यू ख़त्म हो गया भारत में। तो उनका वैल्यू ख़त्म करना, उनको कमज़ोर करना, मतलब आप जनता को कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारा इशू है, हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। अब क्या होता है दैट आई डोंट नो, अगर बोले भी नहीं तो वो भी दुखद है। देखिए, वैसे देखिएगा तो एट प्रेजेंट तो नहीं मैं, लेकिन मैं सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। मैं उनका पढ़ते आया हूँ, उनका हिस्ट्री पढ़ते आता हूँ, तो मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। एग्रेसिव थे वो अलग चीज़ है, लेकिन उस वक्त की ज़रूरत भी थी, तो मैं उनका फॉलोअर हूँ। और उन्हीं के जो उनका जो आप कह सकते हैं उनका जो थीम है लाइफ का, और जो देश के प्रति जो उनकी सोच है, राष्ट्रवादी सोच, मैं उसको मैं फॉलो करता हूँ। लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए। जैसे डिक्टेटरशिप होता है भाई, अब एक बार आप बन गए तो आपको कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन हर 5 साल बाद जो इंडिया में होता है कि भाई पावर जनता के हाथ में है कि किसको वेस्ट करेगी, किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी। इफ़ यू विल डू वेल यू विल गेट द चांस, इफ़ यू डोंट डू वेल, इफ़ यू डोंट परफॉर्म वेल इन द 5 years यू विल लूज़ द चांस। तो परफॉर्मेंस देख करके जनता वोट करती है। लेकिन इसका एक जो दूसरा पहलू है कि भारत में ये जो कास्ट का सिस्टम है, ये जो है ना डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर दिया है। मैं कह सकता हूँ रिजर्वेशंस, ये सब आए दिन डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रहा है भारत में। हम लोगों को इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। अब पूरे अमेरिका में आप देखेंगे, अब 80 साल रिजर्वेशन मिला। रिजर्वेशन का सिस्टम हो तो जो इकोनॉमिकली हैं, हर एक कास्ट के लोग गरीब होते हैं। अब जिस कास्ट के लिए रिजर्वेशन बनाया गया था वो तो अब बहुत दिन हो गया, अब उसको इट शुड बी स्टॉप। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हटा के इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए देश में, उससे डेमोक्रेसी भी मजबूत होगा। और कोई भी कंस्टिट्यूंसी को रिजर्व करने वाला सिस्टम अब बंद होना चाहिए देश में, इस पर भी डिबेट होना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो एक दुखद पहलू है, ये जो व्हिप जारी करने का पहलू है वो बहुत गलत है। अगर आपके नेता कुछ गलत काम करवाना चाह रहे हैं, व्हिप जारी कर दें, आपकी सदस्यता ख़त्म हो जाएगी। अपने आप को एक आदमी एमएलए एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता है कि भाई क्या गलत है क्या सही है। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक डिसीजन उनके लिए अच्छा हो, चाहे सबके लिए अच्छा हो। पर्सनलाइज उनकी सोच होती होगी कोई नेता की। तो व्हिप वाला सिस्टम भी बहुत ख़त्म है, जो एमएलएज के राइट्स को बहुत दबा दिया है, सप्रेस कर दिया है पूरे भारत में। यादगार इलेक्शन अभी ही था, अभी जो मैं जीता हूँ तो ये भी यादगार था। इसके पहले मैं एमएलसी का इलेक्शन लड़ा था पहली बार, तो आई लॉस्ट बाय 66 वोट्स। तो ये बहुत दुखद लगा ये कि भाई 66 वोट से लड़ना, तो लगता है कि ये कर देता, एक छोटी सी गलती अगर ये कर लेता तो इतना वोट आ जाता कम मार्जिन से। तो इलेक्शन लड़ते समय जब आप लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, हर तरह से लड़ना चाहिए। कोई कॉर्नर नहीं छोड़िए कि अगर एक कॉर्नर भी अगर मैं जीता इस बार लगभग 1000 वोट से जीता, तो अब मुझे लग रहा है कि लोग बोलते थे जीतेंगे 15,000 से 20,000 से, होता ही है ऐसा। लेकिन आई गॉट 78,000 अप्रॉक्स वोट, जो सामने वाले थे 77 कुछ आया। तो यहाँ पे और नए कैंडिडेट थे, बस समीकरण का वोट होता है। तो ये बहुत वो लगा कि जितना मैं सोचा था उस हिसाब से एक्चुअल में होता नहीं है। जो पब्लिक के बारे में आप सोचते हैं कि भाई सब मुझे ही वोट करेगा, ये एक्चुअल में होता नहीं है। दूसरी चीज़, कोई भी पार्ट अगर लगे मन में आए कि भाई ये प्रचार में ये गांव नहीं छूटना चाहिए, इनसे मिलना नहीं छूटना चाहिए प्रचार के दौरान, तो मेरा एक सजेशन है
कि एक पॉइंट भी मत छोड़िए। हार जीत का कब क्या होगा, मूड क्या होगा, ये तो मैं कम वोट से जीता भी हूँ और बहुत मिनिमम वोट से मैं हारा भी हूँ। तो उस वक्त लगता था अगर मैं वो मुझे बुला रहा था वहाँ जाता तो वो ठीक हो जाता, वहाँ जाता वो ठीक हो जाता। वो कितना भी अच्छा सिचुएशन हो इलेक्शन का, कितना भी क्लीन स्वीप मेजॉरिटी हो, ओवर कॉन्फिडेंस में इलेक्शन कभी किसी को नहीं लड़ना चाहिए, चाहे ना किसी पार्टी को ना इंडिविजुअल को। हर समय एक डर जरूर रहना चाहिए कि आप हार भी सकते हैं। ऑल्दो आप बहुत विकास भी किए, कोई मतलब नहीं, अल्टीमेटली विकास का भी एक पार्ट रहता है और साथ में हमारे हिसाब से विकास एक मुद्दा जरूर रहता है, लेकिन उसके बाद समीकरण रहता है, पार्टी रहता है, जाति का सिस्टम रहता है, कास्ट सिस्टम, ये सब इलेक्शन को मिला करके आप इलेक्शन विन कर सकते हैं।